सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभातम। देखिए, योग कोई 10 मिनट या 30 मिनट का आसन नहीं है। योग अपने आप में एक पूरा का पूरा कल्चर है। योग किसी भी अवस्था के लोग कर सकते हैं। योग करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। योग आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि योग जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, जो कि कोई भी आम आदमी कर सकता है। महर्षि पतंजलि को योग का जन्मदाता माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा कि योग एक अनुशासित क्रम है जिसमें कि हम योग, चेतना, वृत्ति और निरोध का समागम करते हैं। इसमें योग का अर्थ है जोड़ने से या फिर एकता से, हमारी सारी नाड़ियों को जोड़ने से। चित्त का अर्थ है चेतना से, और वृत्ति का अर्थ है उतार चढ़ाव से। निरोध का अर्थ है छुटकारा पाने से, मतलब आपकी जितनी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने से। तो योग एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के उतार चढ़ाव से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे आत्मा को बल मिलता है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होती है। मैंने पहले ही बताया कि योग एक पूरा का पूरा कल्चर है, एक पूरी की पूरी पढ़ाई है, जो कि इस 10 मिनट या 30 मिनट के प्रयास से नहीं पूर्ण हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे योग के तथ्य हैं जो कि हम कर अपने जीवन को कम ही समय में सुधार सकते हैं। योग 5 तरह के हो सकते हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजा योग, हठ योग। इसमें जो कर्म योग है उसमें दूसरों की भलाई पे काम करने के लिए बल दिया जाता है। भक्ति योग में प्राणियों से प्यार करना, प्राणियों पर उपकार करने पे बल दिया जाता है। ज्ञान योग में आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उस पर बल दिया गया है। राजयोग में शरीर और मस्तिष्क की जो ऊर्जा है या इन दोनों में जो समन्वय है इसको स्थापित करने पर बल दिया गया है। और हठ योग जो कि आजकल बहुत फेमस है, हम प्राणायाम और आसन इसी में आते हैं। तो हठ योग का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और इसी हठ योग को हम आज करेंगे भी। हठ योग में से कुछ आसन करेंगे। इसी हठ योग को आपको क्लासिकल हठ योग ट्रेडिशन भी कहते हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेडिशन के तौर पे चल दिया है। देखिए, हठ योग में जो ह शब्द है इसका अर्थ सूर्य से होता है, और जो लास्ट में थ शब्द बच रहा है, इस थ शब्द का अर्थ चंद्रमा से है। तो इसका मतलब ये हुआ, हठ योग आसन का मतलब ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का समागम करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना ही हठ योग आसन है। तो हमने निष्कर्ष यह निकाला कि योग से क्या प्राप्त हो सकती है। तो हमें हमारा मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट और स्पिरिचुअल स्टेट, मतलब कि हमारा मानसिक स्तर, हमारा शारीरिक स्तर और हमारा स्पिरिचुअल स्तर, मतलब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। योग से अनेकों प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि योग करने से हमारा शरीर सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, जिससे कि हमें कहीं पर भी झुकने, उठने या मुड़ने पर किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता है। दूसरा कि हमारा शरीर स्टेबल हो जाता है, मतलब कि संतुलन बनाने लगता है और अच्छी तरीके से संतुलित रहता है। तीसरा फायदा है कि योग करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो योग सभी प्राणी मात्र को अवश्य करना चाहिए। योग के अनेकों फायदे हैं जिनको मैं यहाँ पर गिना नहीं सकता हूँ। हमारे शरीर का पोस्चर भी सही हो जाता है। अगर कोई पोस्चर आपका टेढ़ा मेढ़ा है या फिर किसी पोस्चर में आपके डिमेरिट है, तो वो सारे पोस्चर भी आपके योग के माध्यम से सही हो जाते हैं। आपने रामदेव महाराज के बारे में सुना होगा कि उन्हें भी कई सारी पोस्चर संबंधित तकलीफ़ें थीं, लेकिन उन्होंने योग के माध्यम से उन सारी तकलीफ़ों को लगभग दूर कर लिया है। अभी भी उनकी एक आंख में देखिएगा थोड़ा सा समस्या है, लेकिन लगभग ठीक हो गया है। ये योग जो है, योग हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करता है।
अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की हार्मोन की कमी है या फिर कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके कारण कि आपको समस्या हो रही है, तो ये योग जो है वो आपके उस हार्मोनल डिसबैलेंस को भी सही करता है। योग करने से बहुत लोगों को हाइट की समस्या होती है, तो योग करने से हाइट की भी समस्या दूर हो जाती है। आइए हम कुछ आसन करते हैं, कुछ मुद्रा करते हैं और मुद्रा के माध्यम से पहले हम जानते हैं इनके लाभ और इन मुद्राओं के बारे में। ज्ञान मुद्रा करने के लिए हमें सबसे पहले पद्मासन में बैठना पड़ता है। पद्मासन में बैठने के लिए सबसे पहले आपको अपने दाहिने पैर को अपने बाएं जांघ के ऊपर रखना पड़ता है और फिर अपने बाएं पैर को उठाकर अपने दाहिने जांघ के ऊपर रखना पड़ता है। ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। अगर आपको पद्मासन में बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जो आपका सुखासन हो, मतलब जिस आसन में आपको आराम मिल रहा हो। वैसे ज्ञान मुद्रा पद्मासन में करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके लिए हाथ ऊपर करेंगे, अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से जोड़ेंगे और बाकी सारी उंगलियां सीधा रखेंगे ऐसे, और इस मुद्रा को अपने घुटनों पर ऐसे रखेंगे। यह है ज्ञान मुद्रा। अब आइए दूसरी मुद्रा के बारे में आपको बताते हैं, वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हमारे शरीर में वायु के संचार को नियंत्रित करती है। इसके भी अनेक लाभ हैं। आइए कुछ लाभों को हम जानते हैं। यह मुद्रा किसी भी अवस्था में की जा सकती है, चाहे आप सोए हों, खड़े हों, बैठे हों, ऑफिस में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पर भी इस मुद्रा को की जा सकती है। दिन में आप किसी भी समय इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खाए कितना देर हुआ, इन सब चीज़ों की बाध्यता नहीं है। देखिए, ज्ञान मुद्रा के अनेकों लाभ हैं। इनमें कुछ लाभ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ज्ञान मुद्रा सुबह के समय करनी चाहिए। ध्यान केंद्रित होता है ज्ञान मुद्रा करने से, चिड़चिड़ापन दूर होता है और अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो वो भी दूर होती है। वायु मुद्रा से हमें लाभ क्या है? वायु मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गैस संबंधित समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाता है। आइए सीखते हैं वायु मुद्रा हम कैसे करते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए पहले हाथ उठाएंगे। इस मुद्रा को करने के लिए भी हमें वहीं दो उंगलियों का इस्तेमाल करना है, अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे का। लेकिन ज्ञान मुद्रा में क्या था कि हम सिर्फ तर्जनी उंगली और अंगूठे को जोड़ रहे थे। यहाँ पर क्या करना है कि अपने अंगूठे से अपनी तर्जनी उंगली को दबाना है, ऐसे इस तरह से करके दबाना है और बाकी सारी उंगलियों को सीधा रखना है, ऐसे करके दबाना है। इस तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ पे रखना है, अंगूठे के जड़ पे रखना है और उसके बाद अंगूठे से इसको दबाना है और फिर बाकी उंगलियों को सीधा रखना है, ऐसे। ये है आपकी वायु मुद्रा। और फिर इसको आपको अपने घुटनों पर सीधी हाथ रख के ऐसे रखना है। इस मुद्रा को करने से बहुत सारी फायदे होते हैं जो मैं बता चुका हूँ। इस मुद्रा को भी आपको 5 से 10 मिनट करने से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। वैसे शुरू में आप 2 मिनट से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद अगली मुद्रा के बारे में बात करते हैं, जो है पृथ्वी मुद्रा। देखिए, पृथ्वी मुद्रा में हम क्या करते हैं कि पहले इसके लाभ समझ लेते हैं। पृथ्वी मुद्रा में हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है, नियंत्रित कर देता है। दूसरा कि अगर आपकी हड्डियां या मांसपेशियां कमज़ोर है तो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में भी ये मुद्रा बहुत लाभप्रद है। फिर और भी अनेकों लाभ हैं पृथ्वी मुद्रा के। आइए पृथ्वी मुद्रा सीखते हैं कि पृथ्वी मुद्रा कैसे करेंगे। इसके लिए इस मुद्रा को करने के लिए हाथ ऊपर करेंगे। जो हमारी रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, उसको अंगूठे से जोड़ेंगे। रिंग फिंगर को अंगूठे से जोड़ेंगे और बाकी सारी उंगलियों को सीधा रखेंगे, ऐसे। और फिर इसको आप अपने हाथों को सीधा रख के घुटने पे रखेंगे। ये है हमारी पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा को करने से लाभ मैं बता चुका हूँ। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हड्डियों और मांसपेशियों में कहीं पर कमजोरी है तो हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है, वो मजबूत होते हैं। इसके बाद अंतिम मुद्रा देख लेते हैं। वैसे मुद्राएं तो कई हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख मुद्राएं हैं जिनसे हमको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, उन्हीं मुद्राओं को हम कर रहे हैं। इसके बाद जो मुद्रा है वो है अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा में क्या करते हैं कि
इसके लिए सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे। इसमें उन्हीं दोनों उंगलियों का इस्तेमाल होगा जिन दो उंगलियों का इस्तेमाल हमने पृथ्वी मुद्रा में किया था। अग्नि मुद्रा में क्या करते हैं कि अनामिका उंगली को, ये रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ पर रखते हैं, अंगूठे के जड़ पर, और उसके बाद अंगूठे से इस रिंग फिंगर को इस तरह से दबा लेते हैं और बाकी सारी उंगलियां सीधी रहती हैं। बाकी सारी उंगलियां सीधी, अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को आपको अंगूठे के जड़ पे रख दिया है मैंने, और उसके बाद से अंगूठे से उस उंगली को दबा दिया इस तरह से, और उसके बाद से हाथ सीधा करके ऐसे आसन में बैठ जाते हैं। ये है हमारी अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा करने से बहुत सारे फायदे हैं। यह सुबह के समय और शाम के समय किया जा सकता है, और खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट होने से बहुत फायदा करता है, और अग्नि मुद्रा खाली पेट करनी ही चाहिए, क्योंकि खाली पेट करने से ही आपकी जितने भी इसके लाभ हैं वो सारे लाभ हमें पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं। आइए अग्नि मुद्रा के लाभ जान लेते हैं। अग्नि मुद्रा करने से सबसे पहला तो हमारा वजन घट जाता है। दूसरा कि हमारे हमारे पाचन तंत्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं आपके अग्नि मुद्रा के। आइए अब कुछ प्राणायाम के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा जो प्राणायाम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आधारित होता है, और इस श्वसन प्रक्रिया और रक्त संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे शरीर को स्वस्थ करने की विधि को प्राणायाम कहते हैं। देखिए, योग जो है वो बीमारियों को सिर्फ मिटाता ही नहीं है, बीमारियों को जड़ से मिटाता है। इसीलिए योग का इतना अधिक महत्व है हमारे जीवन में। आज से 1000 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में कई ऋषि मुनियों ने अपनी प्राण शक्ति को पहचाना एवं लिपिबद्ध किया, जिनके माध्यम से आज हमें ज्ञान मिल रही है और आज हम आपके सामने योग करा पा रहे हैं। अगर वो लिपिबद्ध नहीं कर पाते तो हमारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, वो ज्ञान उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथ चला गया रहता। तो उन्होंने लिपिबद्ध किया, जो कि बाद में प्राणायाम के रूप में प्रचलित हुआ। देखिए, प्राणायाम का मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, से इसका अर्थ लिया जाता है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति से लिया जाता है, और आयाम जो होता है, आयाम का अर्थ निरंतरता से लिया जाता है, अर्थात अनुशासन से लिया जाता है। अगर आप अनुशासित रहते हैं, नियमित रहते हैं, तो आप निरंतर स्वतः ही हो जाएंगे। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर की सारी प्रक्रिया को ही सुव्यवस्थित कर देती है। देखिए, प्राणवायु को नियंत्रित करके, अनुशासित करके कोई भी व्यक्ति अपने उम्र को बढ़ा सकता है। प्राणायाम मुख्यतः पूरक, रोचक और कुंभक पर आधारित होते हैं। इनमें जो पूरक होता है, इसका अर्थ होता है श्वास लेना। जो रोचक होता है, रोचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, और कुंभक का अर्थ होता है सांस रोकना। कुंभक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः कुंभक और एक बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में हम क्या करते हैं कि अपने शरीर से श्वास को बाहर निकालकर थोड़ी देर तक रोक लेते हैं, इस तरह से। ये था बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक में क्या होता है कि हम श्वास को गहरा भर लेते हैं अपने शरीर में, और उसके बाद उसको रोक लेते हैं, इस तरह से। ये था अंतः कुंभक। देखिए, योग के विषय में जितना बताया जाए उतना कम है। हमारे महर्षि पतंजलि ने योग के अष्टांग योग दिया था। इस अष्टांग योग के माध्यम से उन्होंने बोला था कि कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क, श्वास और शरीर के बीच में समन्वय स्थापित करके और उच्च जीवन जी सकता है। अष्टांग योग का मतलब जीवन के वो 8 सिद्धांत, जिन सिद्धांतों का हम पालन करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ये 8 आसन हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, साधना, समाधि। साधना मतलब समाधि, समाधि ही कहिए, समाधि। अब देखिए, इनमें जो यम, नियम और आसन है, ये शरीर की निचली 3 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण है, ये क्या करते हैं, ये ऊपर वाली 3 नाड़ियों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करते हैं। जो हमारा ध्यान होता है वो हमारा जीव है, जीवन है।
ध्यान में ही हमारा जीवन समाहित है। और जो अंतिम जो है समाधि, इसका मतलब होता है कि आपने जब अपनी आत्मा को, अपनी ज्ञान को पहचान लिया, तो आप एक ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं, ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको बाकी किसी चीज़ से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। आपको परम ज्ञान की, आप कह सकते हैं कि प्राप्ति की ओर आप बढ़ जाते हैं, तो उसे शून्य अवस्था कहते हैं। अष्टांग मार्ग के बारे में बहुत कुछ है जो कि इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप देख लीजिएगा। कुछ जो भी जानकारियाँ थी थोड़ी सी जो इतने कम समय में बताई जा सकती हैं, वो मैंने बता दिया है। अब आइए हम कुछ प्राणायाम के आसन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। इनमें जो प्रमुख 3 नाड़ियाँ हैं जिनका कि अभी हम प्रयोग करेंगे, वो हैं आपकी ईड़ा नाड़ी, दूसरी पिंगला नाड़ी और तीसरी आपकी सुषुम्ना नाड़ी। ये जो ईड़ा नाड़ी होती है, ये हमारी बाईं नासिका वाली नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी होती है। और सुषुम्ना नाड़ी, जो ये दोनों नाड़ियाँ जाकर जहाँ मिलती हैं, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब देखिए, ये जो ईड़ा नाड़ी होती है, इस ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा के गुण विराजमान होते हैं, जिसके कारण कि इसे चंद्रमा नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, इसमें सूर्य के गुण विराजमान होते हैं, जिसके कारण कि इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। देखिए, सूर्य के गुण विराजमान होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य का प्रभाव होगा इस नाड़ी में, मतलब हमारी दाहिनी नासिका में सूर्य का प्रभाव और बाईं नासिका में चंद्रमा का प्रभाव। तो जो सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव क्या करेगा? गर्मी प्रदान करेगा। तो इस नाक से जब कभी भी हम श्वास लेते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने दाहिने नाक से ही सांस लें, तो ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। और जब हम अपने बाएं नाक से सांस लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा का गुण होता है शीतल रहना, शीतलता प्रदान करना। तो प्राणायाम में इसका कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुलोम विलोम करने के कुछ लाभ हैं, इन लाभ को आप जान जाइए। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की समस्त नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं, और जितने भी कचड़े हमारे नाड़ियों में फंसे होते हैं, वो सारे कचड़े इस प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। दूसरा लाभ है कि मस्तिष्क शांत रहता है इस प्राणायाम को करने से, और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। आइए सीखते हैं कि इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। इस प्राणायाम को ज्ञान मुद्रा में करते हैं। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको सिखाया है। ज्ञान मुद्रा क्या होती है कि अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे से जोड़ना और बाकी सारी उंगलियों को सीधा रखना, यह है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में इस प्राणायाम को करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। इस प्राणायाम को करने के लिए अंगूठे से हमें अपनी दाहिनी नाक को दबाना होता है, और दाहिनी नाक को दबाने के बाद बाईं नाक से लंबा गहरा सांस लेना होता है। उसके बाद इस सांस को अपनी क्षमता अनुसार 5 या 10 सेकंड रोककर अपनी कानी उंगली से अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे, और अपनी दाहिनी नासिका से उस श्वास को आराम से छोड़ेंगे, धीरे धीरे। फिर जिस नाक से आपने श्वास छोड़ा है, उसी नाक से स्वतः फिर वापस सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस। फिर 5 से 10 सेकंड आपकी क्षमता अनुसार रोकिए, और रोकने के बाद फिर अंगूठे से अपनी बाईं नासिका को दबाइए, और दाहिनी नासिका से उस श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। फिर इसी नासिका से वापस सांस लेंगे, और स्वतः यह प्रक्रिया बार बार करते रहेंगे। ये थी हमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा दूसरा जो प्राणायाम है, हाँ, कुछ ध्यान देने वाले तथ्य हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्वास के साथ कभी भी बल का प्रयोग ना करें। इसमें आराम से ही सांस लेना है और आराम से ही छोड़ना है। श्वास के साथ अगर बल का प्रयोग करेंगे तो ये जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वैसे आप अपनी क्षमता अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वैसे आप अपनी क्षमता अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इस प्राणायाम को सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करने से इस प्राणायाम का समुचित लाभ आपको मिलता है। प्राणायाम करने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको कुछ भी भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय या फिर जूस पिए हैं तो कम से कम आपको 45 मिनट का ब्रेक रखना ही चाहिए। देखिए, जो हमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें मैंने 2 नाड़ियों का जिक्र किया, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों के मदद से भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। इसमें होता है एक सूर्यभेदी और एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी में क्या करते हैं कि हमारी सूर्य की नाड़ी हमारी दाहिनी नाक है और चंद्रमा की नाड़ी हमारी बाईं नाक है। तो सूर्य की नाड़ी वाली नाक से, मतलब दाहिनी नाक से ऐसे सांस लेना और फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड तक रोककर फिर स्वतः दूसरी नाक से छोड़ना, और फिर पुनः हम दाहिनी नाक से ही सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस, और पुनः बाईं नाक से छोड़ेंगे। ये आसन ठंडी के दिन में करना चाहिए। ठंडी के दिन में इस आसन को करने से शरीर में गर्मी आती है, क्योंकि जब सूर्य नाड़ी से हमारी वायु होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमारे शरीर को गर्म करती है। तो इस आसन का आपको सर्दी में आप इस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी में अगर आपको कभी बहुत ठंडी लग रही है तब इस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारी चंद्रमा नाड़ी। चंद्रमा नाड़ी से जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारा शरीर पूरा शीतल हो जाता है, मन शीतल हो जाता है, मस्तिष्क शीतल हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमेशा चंद्रमा नाड़ी से ही सांस लेंगे और चंद्रमा नाड़ी से ही सांस आपको छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे नहीं, चंद्रमा नाड़ी से ही सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ेंगे, फिर चंद्रमा नाड़ी से सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ेंगे, ऐसे। सांस को 5 से 10 मिनट अंतः कुंभक लगाने के बाद ही छोड़िएगा। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आपकी श्वसन क्रिया आपकी बाईं नासिका से होते रहती है तो उस समय आपको याद करने का काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा शरीर, हमारा मन शांत होता है, और शांत मन या शांत शरीर से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिलती है। तो इसीलिए जब हमारी बाईं नासिका से श्वास चलते रहती है तो उस समय हमें याद करने का काम कर लेना चाहिए, और जब दाहिनी नासिका से श्वास चलती है तो उस समय हमें अपने लिखने वाले काम कर लेने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी आपको गुस्सा आता है तब आपके दाहिनी नासिका से ही श्वास आने लगती है, और जब कभी भी आप गहरी निद्रा में होते हैं उस समय आपका शरीर बिल्कुल शांत होता है और उस समय आपकी बाईं नासिका से श्वास चलने लगती है। ठंडी के दिनों में जब आप सोते हैं तो आपके शरीर को गर्माहट की जरूरत रहती है, तो उस समय सोने के समय आपका शरीर गर्म करने के लिए आपके दाहिने नासिका से श्वास जाती है, जिससे के कारण आपका शरीर गर्म रहता है। और ये प्रक्रिया स्वतः है, आपको सोच कर नहीं करनी है, आपका शरीर स्वतः इन प्रक्रियाओं को अपना लेता है। आइए अब अगला प्राणायाम कपालभाति देखते हैं कि कैसे करते हैं, इनके लाभ देखेंगे और इनके किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस प्राणायाम को, वो भी देखेंगे। देखिए, कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक कपाल और दूसरा भाति। कपाल का मतलब होता है सर का ऊपरी हिस्सा, मतलब ललाट। दूसरा भाति का मतलब होता है प्रकाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि कपालभाति प्राणायाम करने से आपके शरीर में, आपके मुखड़े में, आपके चेहरे में एक अलग सा तेज उत्पन्न होता है। और ये तेज जो है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारा पेट जो है वो पूर्णतः साफ हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की लगभग 70% बीमारियां जो हैं वो पेट से ही, उदर से ही उत्पन्न होती हैं। तो अगर पेट आपका स्वस्थ है तो आपको वो 70% बीमारियां नहीं होंगी। इस प्राणायाम को करने के लिए आप कोई भी मुद्रा में कर सकते हैं। वैसे ज्ञान मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्ञान मुद्रा में हम बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारी यही है, इस तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाते हैं इस तरह से, और इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर को मिलाते हैं इसको ऐसे अंगूठे से, और इस तरह से ऐसे करते हैं ऐसे,
और इस अवस्था में क्या करते हैं कि जिस तरह से नाक हम छिड़कते हैं, तो जब जैसे छिड़कते हैं वैसे ही आपको छिड़कना है इसमें, इस तरह से। और जब श्वास हम झोंके से छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, फिर बाहर, ऐसे। इस प्राणायाम को आपको बहुत तीव्र गति से नहीं करनी चाहिए, इस प्राणायाम को इसी तरह से करनी चाहिए। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान देंगे कि जिन लोगों को भी पेट से संबंधित कुछ गंभीर समस्याएं हैं, वो इस प्राणायाम को थोड़ा संभल कर ही करें या फिर ना ही करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि पेट से अगर गंभीर समस्या है, आप बार बार पेट पर झोंका दीजिएगा तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ हमारे भवों से होता है। इस प्राणायाम में हम झोंके से सांस को अंदर भरते हैं और झोंके से ही सांस को बाहर निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से। इस प्राणायाम को भी आप ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं। झोंके से सांस को अंदर भरना है और झोंके से सांस को बाहर करना है। इस प्राणायाम को करने से पहले आप अपना नाक साफ कर लेंगे। इस प्राणायाम को आप तेजी से भी कर सकते हैं। जो तेजी से किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा। जब हमारी सांस छूट रही है तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, जब सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, इस तरह से। ऐसे इस प्राणायाम को करने से बहुत सारे लाभ हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारा फेफड़ा स्वस्थ हो जाता है। जितनी भी प्रकार की समस्याएं रहती हैं फेफड़े से संबंधित, वो ठीक होने लगती हैं और श्वसन संबंधित कई तरह की समस्याओं से हमें निजात मिलता है। हाँ, इस प्राणायाम को उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से उच्च रक्तचाप वाले लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो वो नहीं तो आराम से करें और नहीं तो इस प्राणायाम को वो छोड़ सकते हैं। अब हम सिर्फ 2 आसन करेंगे, जिन आसन का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। इन आसनों को हम देखते हैं। इस आसन का नाम है वक्रासन। देखिए, वक्रासन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह से सीधा करना पड़ता है। इसके बाद आप एक दाहिना पैर मोड़ लीजिए ऐसे करके। फिर जो पैर मोड़ा है उसके विपरीत वाला हाथ इसके ऐसे निकालिए और ये वाला जो आपका हाथ है इसको ऐसे पीछे रख लीजिए और इस हाथ से आपको इस घुटने को पकड़ना है और ऐसे करके सामने की ओर देखना है। इसी क्रिया को पुनः दूसरे पैर के ऐसे करेंगे। इसमें आपको अब अपने बाएं पैर को इस तरह से मोड़ना है और पुनः उसी तरह से आपका जो भी पैर मुड़ा है उसका विपरीत हाथ आपको इस पैर के ऐसे एक्रॉस निकालना है और एक्रॉस निकालने के बाद इसे घुटने पे इस तरह से रखना है और ये हाथ ऐसे रहेगा और सामने की ओर देखेंगे। तो ये था हमारा वक्रासन। इस आसन को करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो पेट से संबंधित आपकी जितनी समस्याएं हैं उसमें आपको सुधार दिखेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा, अगर आपके पीठ में दर्द है तो पीठ का दर्द इस आसन को करने से तुरंत पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। तीसरा, कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपका डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल रहेगा। तो ये 3 फायदे थे इस आसन को करने से। अब चलिए अगला आसन देख लेते हैं। अगले आसन की तरफ चलते हैं। इसे हम गोमुखासन बोलते हैं। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को सीधे रखने हैं। इसके बाद दाहिने पैर को आप अपने बाएं पैर के ऊपर इस तरह से मोड़ लें। फिर अपनी बाएं पैर को भी आपको ऐसे मोड़ लेना है और ये दोनों घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए। इस आसन को कहते हैं गोमुखासन। इस आसन में होकर आपको अपने दाहिने हाथ को ऐसे उठाकर
और ऐसे पीछे ले जाना है और बाएं हाथ को ऐसे घुमाकर ऐसे पीठ के पीछे ले जाना है और दोनों हाथों को पकड़ लेना है। मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ। गोमुखासन में बैठ जाएंगे। फिर अपना ये दाहिना हाथ पीठ पर ऐसे ले जाएंगे, बायां हाथ इस तरह से ले जाएंगे और इन दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे और साधारण नॉर्मल सांस लेंगे जैसे सांस लेते हैं। पुनः यही आसन हम अपने बाएं हाथ के साथ करेंगे। इस आसन में ध्यान रखते हैं कि इस गोमुख आसन में मेरा दाहिना पैर ऊपर था, इसीलिए मेरा दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। जब हम अपना बायां हाथ ऊपर करेंगे तो गोमुखासन में हमारा बायां पैर ऊपर रहेगा। इसका मतलब कि जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ भी ऊपर रहेगा। ठीक, ये गोमुखासन में बैठ गए, दोनों घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए। अब हमारा बायां हाथ ऊपर रहेगा, ऐसे ले जाएंगे, दाहिना हाथ हमारा इस तरह से। मैं पीछे से दिखा देता हूं। बायां पैर ऊपर, दाहिना पैर नीचे। जो पैर ऊपर रहता है उसी हाथ को ऊपर रखते हैं। इस हाथ को ऐसे लाएंगे और ये हाथ ऐसे जाएगा और वहीं साधारण सांस लेंगे। इस आसन को करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि गैस संबंधित समस्या से निजात मिलती है। अगर आपके कंधे में दर्द है या गर्दन में दर्द है तो इन दोनों दर्दों से आपको आराम मिलता है। जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है उनसे भी इस व्यायाम से निजात मिलता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी आपको इस आसन से बहुत ही आराम मिलता है। इसके बाद से हम अंत में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण में 3 तरह की ध्वनियाँ निकाली जाती हैं। सबसे पहले आ की ध्वनि निकाली जाती है, उसके बाद से ओ की ध्वनि निकाली जाती है और अंत में म की ध्वनि निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा इस तरह से। इसको करने के लिए आप ज्ञान मुद्रा सबसे उत्तम रहती है। आप ज्ञान मुद्रा में आ जाइएगा। इसी को कम से कम 5 बार, आपके पास अगर समय है तो 7 बार 11 बार आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम हमारा प्राणायाम है उसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या का अर्थ भवों से होता है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने अंगूठों को अपने कान में लगाते हैं और ये जो 3 उंगलियां होती हैं, इन 3 उंगलियों को हाथ आँख पर और ये वाली जो उंगली होती है इनको भवों के ऊपर रखते हैं इस तरह से और अंगूठे से कान को दबाते हैं और इसमें भंवरे के जैसे गुंजन करते हैं, भंवरे के जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करना है वो कंठ से प्रोड्यूस करना है और भंवरे की साउंड प्रोड्यूस करना है। देखिएगा कैसे। इस तरह से आपको आवाज़ प्रोड्यूस करना है, ध्वनि को करना है कि भंवरे की गुंजन का स्वर आए और ये स्वर आपके कंठ से आना चाहिए। इन दोनों ही प्राणायामों को करने से ये फ़ायदा होता है, बहरापन से निजात मिलती है। अगर किसी के सुनने की क्षमता कम हो रही है तो उसके सुनने की क्षमता इससे बढ़ जाती है। और अगर कोई धमनी आपकी जाम हो गई है जिसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है सुचारू रूप से, तो इस कंपन से उस ध्वनियों में भी जो है वो रक्त का सुचारू रूप से संचार होने लगता है। इसका भी प्रयास आप कम से कम 3 बार, 5 बार, 11 बार
आप अपने समय के अनुसार आप इसका प्रयास कर सकते हैं। कम से कम 3 बार इसका प्रयास करना चाहिए। अंत में जब प्राणायाम आपका कंप्लीट हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तब अपने हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं और रगड़ कर इसमें ऊष्मा प्रोड्यूस करते हैं, ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। और ऊष्मा का उत्पादन करके सबसे पहले अपने आँखों पर लगाते हैं। इससे हमारे नेत्र की देखने की क्षमता जो होती है वो बरकरार रहती है। कभी आँखों में रोशनी की कमी नहीं होती है। फिर दूसरी बार जब हाथ रगड़ते हैं तो अपने चेहरे पर लगाते हैं। ये गर्माहट अपने चेहरे पर लगाने से हमारा चेहरा तेजस्वी होता है, तेजमयी होता है। और फिर से एक बार पुनः आखिरी बार रगड़ते हैं, तीसरी बार, और ये गर्माहट जो है वो पूरे चेहरे पे, आँख के साथ गर्दन पे लगा लेते हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद हमारा प्राणायाम संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। प्राणायाम बहुत हैं, सारे प्राणायाम और सारे आसन, सारी मुद्राएं बताना और कराना इतने कम समय में संभव नहीं है। इसीलिए जो आसन, प्राणायाम, मुद्राएं अति आवश्यक थी, उन आसन, मुद्राओं और प्राणायाम को कराया गया है। इन आसन, मुद्राओं और प्राणायाम को प्रतिदिन नित्य थोड़ा सा समय देकर करने से समस्त प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।